फ्रेंड्स, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में इकोनॉमिक रिफॉर्म। आज हम उसी पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको पता है कि जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, तब ही इकोनॉमिक में थोड़े रिफॉर्म आए थे। लाइसेंस सिस्टम ख़त्म हुआ था, प्राइवेटाइजेशन आई थी, है ना। तो उसी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म? कौन से ईयर में इंडिया ने अडॉप्ट किया था इकोनॉमिक को रिफॉर्म करना? यहाँ पे हमने बोला कब? 1991 में। उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। हाँ, अब हमने बोला इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गए 1991 में। क्यों? क्या जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की? वाई देयर वॉज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट हुआ था, दूसरा एडवर्स बीओपी, तीसरा प्राइस राइसेस हुए थे, या सब कुछ। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल पॉलिसी में आपको पता है क्या होता है? बजट बोल सकते हो। जैसे कितना रिसीप्ट आना है और कितना खर्चा करना है, उसकी स्टेटमेंट हम बनाते हैं। जब हमारे पास खर्चा ज़्यादा हो जाता है और रिसीप्ट कम आती हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, खर्चा हमने ज़्यादा कर दिया और हमारे पास पैसे कम हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। सेकंड है बीओपी। बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना एक्सपोर्ट, कितना इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब कितना सामान बाहर भेजा, कितना हमने अंदर आया, उसका बैलेंस। ये भी क्या था? एडवर्स में था। और प्राइस राइसिस हो गए थे। ये सभी ही कंडीशन थी, तभी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस? गल्फ क्राइसिस कब हुआ था? गल्फ कंट्री है, ठीक है, आपको पता है गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ठीक है, दुबई वो वगैरह आती है जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है। तो ऑयल का क्राइसिस कब आया था ये पूछा हुआ, ये भी 1991 में। ठीक है, जब ऑयल की कमी आई थी, प्राइस राइसिस हो गए थे, वही हमने ऊपर पढ़ा कि प्राइस बढ़ गए थे। तो ये कब हुआ? 1991 में। ये कंडीशन भी, सिचुएशन भी बनी थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF ड्यूरिंग द 19 टू वेल इंडिया आउट ऑफ द क्राइसिस? ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब क्राइसिस आया था 19 में तो किसने लोन प्रोवाइड किया था? तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और साथ में बैलेंस ऑफ क्राइसिस को भी यही हैंडल करता है IMF। तो कितना लोन प्रोवाइड किया था इसने उस टाइम? ऑप्शन 7 बिलियन। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके मेन फीचर क्या हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों थे। लिबरलाइजेशन मतलब कि फ्री होना, ठीक है, आपको काम करने की मतलब फ्रीडम देना, लिबर्टी देना, आज़ादी देना। लिमिटेड गवर्नमेंट होती है कि गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करे, कुछ लिमिट में इंटरफेयर करे, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जैसे इंडस्ट्री वगैरह आना, पहले क्या होता था? पहले ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंडर ही इंडस्ट्री होती थी, लेकिन 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जैसे हमने सपोज एक गुड़िया बनानी है, उसके बाल हमने USA से लाए, उसके प्लास्टिक वगैरह हमने जापान से लाया, मतलब डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड करना। तो ये तीनों ही था। LPG रिफॉर्म बोलते हैं जिसको हम। और ऐसे ही पूछ सकते किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम? तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। कब आया? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी इंडस्ट्री लाइसेंस इज स्टिल नेसेसरी?
ठीक है, कितनी इंडस्ट्री थी जिसको लाइसेंस जरूरी था? 6 इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ मैनी इंडस्ट्री इंटायरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर? कितनी इंडस्ट्री जो थी वो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमने खोलनी होती है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख या 75 करोड़? जैसे आपने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़ हो तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब है कि व्हेन वाज द वैट इंट्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? अब ये वैट क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स। अब ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए? ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, अब जीएसटी में आ गए हैं। ये कब इंट्रोड्यूस किया था ये पूछा हुआ है, तो ये 2005। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। व्हेन वाज WTO इस्टेब्लिश? ठीक है, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1995 में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में, IMF का भी वहीं पे है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा, और कब बना था? 1995 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। न्यूयॉर्क में किसका है? न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का, और वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF का। इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस in 1991 एज इट फेल टू रीपे इट्स फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था कब? 1991 में। तो वो क्या फेल होगी थी? जैसे उसने बाहर से बहुत सा उधार उठाया होगा तो वो देने में फेल होगी, इससे क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ठीक है, तो क्या बोरिंग यहाँ पे आएगा? बोरिंग होता है उधार। अभी भी रिसेंट आपने देखा होगा जो सिलिकॉन वैली बैंक है USA का, वो भी क्राइसिस में आ गया, उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ। जो स्टार्टअप हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे शेयर मार्केट में, हर जगह बहुत इफेक्ट आया। लेकिन उस टाइम की कंडीशन और अभी की कंडीशन बहुत अलग है। ठीक है, 1991 में तो हम पूरे ही अलग कंडीशन थी हमारी, प्राइवेटाइजेशन था नहीं इतना। इसी के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म होने स्टार्ट हुए, अब जैसे G20 बनी, कुछ ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इससे हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरिंग आएगा। जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है इनकम से, ठीक है, बोरिंग ज़्यादा हो जाती है इनकम से, उसको हम बोलते हैं घाटा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेफिसिट। यहाँ पे आएगा डेफिसिट। क्राइसिस से ओवरकम होने के लिए इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक से क्या अप्रोच की थी? लोन के लिए अप्रोच की थी। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती हैं उससे भी ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आएगा लोन लिया था उन्होंने। अब जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म टू ऑल द मेजर दैट एम रेंडरिंग द इकोनॉमिक मोर इफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव एंड। इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत एफिशिएंट बनाना, कम्पिटिटिव बनाना और साथ में डेवलपमेंट बनाना। ठीक है, अब जैसे आप ही कोई एग्ज़ाम देते हो, ये वाला पेपर आपका फेल हो गया जैसे, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? अपनी प्रिपरेशन को रिफॉर्म लाओगे, उससे आपकी डेवलपमेंट होगी, कंपटीशन अच्छा होगा, एफिशिएंट बनोगे आप। ठीक है, ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ऐसे डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ऑल दिस मेजर एम इट रेंडरिंग द इकोनॉमिक मोर एफिशिएंट, कम्पिटिटिव एंड डेवलपमेंट। तो किसकी स्टेटमेंट है ये? इकोनॉमिक रिफॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिस्कल पॉलिसी रेफर टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव डैश डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक। ठीक है, क्या अचीवमेंट करता है ये? बैलेंस लाता है। अब फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, वो ही निकालती है। अब इस पॉलिसी में एक स्टेटमेंट होती है कि हाँ यहाँ से इतना रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे हमने इतना खर्च करना है। ठीक है, तो वही फिस्कल पॉलिसी होती है, मतलब कि एक इकोनॉमिक को बैलेंस करने के लिए कि ज़्यादा खर्चा ना हो जाए और ज़्यादा रिसिप्ट रेवेन्यू को भी अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकें। अगर प्रॉपर ऐसे स्टेटमेंट दे दें
रेफर टू, ऐसी पॉलिसी बताओ जिसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर लेते हैं, वो कौन सी पॉलिसी होती है और उससे हम इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बैलेंस करते हैं, तो वो होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम मनी को, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करते हैं, वो आरबीआई लाता है। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर लाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, इसका मेन मोटिव ही क्या होता है, हमने इकोनॉमी को बैलेंस रखना है। ठीक है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बैलेंस रखना है। फाइनेंशियल सेक्टर वर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैटर विदाउट कंसल्ट। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं वेरियस मैटर पे, किसके कंसल्ट के बिना, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके। दो कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल ट्रेड, है ना, बायलैटरल ट्रेड। आप न्यूज़ में भी टर्म सुनते होंगे कि हाँ बायलैटरल ट्रेड हुआ इंडिया यूएसए का, इंडिया रशिया का, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ एक्सपीरियंस इन ग्रोथ पैटर्न, कैसी ग्रोथ पैटर्न एक्सपीरियंस करती है, फ्लक्चुएशन, बोलते हैं ना, हाँ इंडस्ट्री फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, जब ग्रोथ होती है उसकी, तो अब क्या होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर, फ्लक्चुएट होगी। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आप कमेंट में बताओ, ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शरी है। ये थे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म के एमसीक्यू। ठीक है, तो थैंक यू।